नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम को पढ़ने जा रहे हैं। माना ये कोई दर्पण है हमारे पास, ठीक है, और आप लोग जानते हो कि दर्पण की इस सतह को पोली सतह कहते हैं और इस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये वो सतह है ऊपर वाली जहाँ से आप लोग अपना चेहरा देखते हो और ये नीचे उसका रंगीन भाग होता है जिस पर पेंट किया जाता है। माना कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है और दर्पण की पृष्ठ पर इस प्रकार से टकराती है, तो ये वाला पॉइंट P हो जाएगा और ये वाला पॉइंट Q हो जाएगा। तो PQ यहाँ पर क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगी आपतित किरण। इस पर अभिलंब खींचते हैं जो बिल्कुल इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, इसने यहाँ पर एक कोण बनाया, इस अभिलंब के साथ इस आपतित किरण ने एक कोण बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कोण आई। तो यहाँ पर कोण आई क्या हो जाएगा? आपतन कोण। देखिए, ये आपतित किरण है, PQ क्या है? आपतित किरण, और बिल्कुल इसी के नाम से मिलता जुलता हो जाएगा आपतन कोण। ये इस दर्पण से टकराती है और इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट को R मान लेते हैं। तो यहाँ पर QR क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार QI बना हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कोण बनेगा जिसे आप लोग कोण R कहते हो। तो यहाँ पर कोण R क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपतन कोण था और ये परावर्तित किरण थी, तो यहाँ पर परावर्तन कोण हो जाएगा। तो QR क्या हो जाता है? परावर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए, यहां से परावर्तन की परिभाषा निकल जाएगी, यहां से निकलेगी जब कोई किरण किसी एक माध्यम में पृथक्कारी पृष्ठ की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। कोई किरण आई, दर्पण से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। आइए परावर्तन की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा मैंने लिख दी है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में किसी पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। और ये परावर्तन की घटना आप लोगों को कहाँ देखने की मिलती है? तो ये परावर्तन की घटना आप लोगों को देखने को मिलती है दर्पण के अंदर, ठीक है। किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आएगी और वापस टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं परावर्तन के नियम। तो पहला नियम ये कहता है परावर्तन का कि ये जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I जो बराबर होगा वो कोण R के बराबर होगा। और इसी को शब्दों में लिखोगे तो ये परावर्तन का पहला नियम बन जाएगा कि प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, यानी कि आपतन कोण बनाती है, वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। और सेकंड नियम इसका ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण यानी कि PQ, परावर्तित किरण यानी कि QR तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
और पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है और ये जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इसने यहाँ पर 35 डिग्री का कोण बनाया तो यहाँ पर भी कितने का कोण बनेगा? 35 का बनेगा। अगर ये 40 का बना रही है तो यहाँ पर भी कोण कितने का बनेगा? 40 का बनेगा। ठीक है। और दूसरा कि पी क्यू यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये कैसे होते हैं? ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रकाश का परावर्तन। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आगे के जो आप लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से निर्माण होता है। मान लो ये हमारे पास कोई समतल दर्पण है, इसके बिल्कुल मध्य में हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो कहलाएगी मुख्य अक्ष। मान लो यहां पर कभी कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर क्या रखा हुआ है? बिंब। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? ये जो बिंदु ए बी हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे बिंब। ठीक है। मान लो ये कोई यहाँ पर बिंब या कोई वस्तु रखी हुई है, तो किसी भी बिंब से, सेकंड चीज आप लोग याद रखोगे, किसी भी बिंब से 2 किरणें भेजी जाएंगी। कितनी किरणें भेजी जाएंगी? 2 किरणें। और यदि वे दोनों किरणें आपस में स्वतः टकरा गई, परावर्तन के बाद आपस में क्या होगी? स्वतः टकरा गई, तो जिस स्थान पर टकराएंगी वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ये स्वतः टकरा रही हैं परावर्तन के बाद, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। और यदि इनको अपन लोग जबरदस्ती मिलाएं तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ये चीज आप लोगों को याद रखेंगे। आभासी में दोनों प्रकाश किरणों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये बस याद रखने वाली बातें हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मान लो यहां से कोई किरण जाती है, अभिलंब मुख्य अक्ष के समांतर यहां से कोई किरण जाती है और दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात ये किरण वापस उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। और यदि अपन कोई किरण, दूसरी किरण इस प्रकार से भेजे जो दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन के नियम के बाद यहाँ जो जिस कोण से ये अभिलंब से टकराएगी उसी कोण पर वापस परावर्तित हो जाएगी। यानी कि ये किरण ऐसे गई थी, टकराकर ऐसे चली गई। ये दोनों कोण जो है आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। तो देखिए दोनों किरणें नहीं टकराई हैं, तो अपन इन किरणों को पीछे की तरफ इस प्रकार से मिलाते हैं और यहां पर हमारा क्या हो जाता है? प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये A' हो गया और ये B' हो गया। आइए इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? ये बहुत पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, मैंने बताया था कि यदि किरणें परावर्तन के बाद स्वतः टकरा गई तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और यदि इनको मिलाना पड़ेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। तो देखिए ये परावर्तन के बाद कोई किरण नहीं टकराई थी, ये किरण इस प्रकार से वापस चली जाएगी और ये किरण वापस इस प्रकार से आगे की तरफ चली जाएगी। तो दोनों किरणें कहीं भी नहीं टकराएंगी और इनको टकराने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमने इन्हें पीछे काल्पनिक रूप से मिलाया। तो जब अपन काल्पनिक रूप से प्रकाश किरणों को मिलाते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें देखेंगे, बिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है। तो देखिए लगभग जितना बड़ा बिंब था उतना ही बड़ा अपन लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, तो आकार हुआ है बराबर, यानी कि बिंब के बराबर। तीसरी पॉइंट इसमें देखेंगे कि लगभग ये जितनी दूरी थी, लगभग उतनी ही दूरी पर ये चीजें किरणें मिलेंगी। तो यहाँ पर u बराबर जो हो जाएगा v हो जाएगा, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में कैसी मिलेंगी? बराबर मिलेंगी। चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब कैसा है? ये पार्श्व
परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब होता है आभासी, है ना। तो पार्श्व परावर्तित कैसा होता है? आभासी होता है। हर प्रकार में आपको इसकी क्या मिलेगी? इमेज देखने को मिलेगी, और इसी इमेज को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परावर्तित। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण। तो दर्पण की क्या परिभाषा हो जाएगी? देखिए, ये प्रकाश की, ये दर्पण है, ये क्या है अपन का? दर्पण। और इसी दर्पण का जो गुण है उसे हमें परिभाषा के तौर पर लिखना है। तो इसमें क्या होती है? एक सतह चिकनी होती है और एक सतह कैसी होती है? एक सतह होती है पॉलिशदार। तो बनेगी परिभाषा कि वह चिकनी व पॉलिशदार सतह, वह चिकनी व पॉलिशदार सतह। और यहां से क्या हो सकता है? यहां से प्रकाश का परावर्तन संभव हो सकता है, जहां से प्रकाश का परावर्तन संभव हो उसे दर्पण कहते हैं। बिल्कुल, दर्पण का हमने गुण लिखा है। ये देखो, चिकनी तो होगी ही, आप लोगों ने सभी ने दर्पण देखा होगा, तो चिकनी तो होगी ही, एक तरफ से चिकनी होगी, पॉलिशदार भी होगी। तो चिकनी व पॉलिशदार सतह, और प्रकाश का यहाँ से परावर्तन भी संभव हो सकता है। तो जहाँ से प्रकाश का परावर्तन संभव होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। और देखिए, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है समतल दर्पण, और सेकंड है गोलीय दर्पण। ठीक है, आइए देखते हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा समझ लेते हैं जल्दी से। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण। ये हमारे पास समतल दर्पण है। ठीक है, तो इस दर्पण की इस भाग को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो यहीं से परिभाषा निकल जाएगी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। आइए देखते हैं परिभाषा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। आगे परिभाषा आप लोग स्वयं लिख लेंगे। सेकंड अपन लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। तो परिभाषाओं में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, दोनों परिभाषाओं को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, यहाँ समतल है तो समतल दर्पण, और अगर यहीं पे गोलीय हो जाएगा तो गोलीय दर्पण। तो सेम परिभाषा बन जाएगी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण इस प्रकार का होगा और उत्तल दर्पण इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये कौन सा है? अवतल दर्पण। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्तल से ये उठी हुई सतह है ना, इसकी परावर्तक पृष्ठ कैसा है? उठा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ कैसा है इसका? उठा हुआ है। तो यहां से एक शब्द आएगा जो उत्तल की तरह होगा, उठल। ठीक है, उठल से एक शब्द निकल करके आता है उत्तल। मैं देखता हूं कई बार पढ़ाते हुए कि बच्चों को अवतल और उत्तल दर्पण पहचानने में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होगा तो उठल बोलेंगे, और उठल से दूसरा शब्द निकलेगा उत्तल। तो यहाँ से जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होगा वो अवतल दर्पण है। तो ये जो ट्रिक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आइए इनकी परिभाषा देख लेते हैं। बिल्कुल इनकी परिभाषा बिल्कुल इस तरह लिखनी है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये परिभाषा को एक बार लिख लेते हैं। तो परिभाषा बन जाएगी कि वह दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ, ये वाला परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये वाला परावर्तक पृष्ठ की वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण की परिभाषा अच्छे से याद हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण की शब्दावली और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।